कैंची डेथ नोट मिलने पर मेरा सबसे पहला काम अपने पास खड़े शिनिगामी मौत के देवता से सवाल करना था, क्या तुम्हारे पास प्रिंटिंग मशीन है? हाथ से लिखते लिखते तो यह कभी खत्म ही नहीं होगा। शिनिगामी थोड़ा ठिठका और अवाक होकर बोला, क्या तुम में थोड़ी भी नैतिकता या तमीज नहीं है? इस वक्त मैं नोटबुक के 10 पन्ने भर चुका था, पेन की स्याही खत्म हो गई थी और हाथ बुरी तरह दर्द कर रहे थे। मैंने सिर उठाकर शिनिगामी से पूरी ईमानदारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई हाईटेक तरीका है, जैसे कि प्रिंटिंग मशीन? लिख नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं लिख पा रहा, मेरा हाथ दर्द से मरा जा रहा है। शिनिगामी अचानक रुक गया। तुमने पहले किसी को चुनकर आजमाया नहीं, बस ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया? यह कहते हुए वह उड़कर पास आया और मेरे पन्नों की सामग्री पर नजर डाली। मलबे के ढेर में धकेला गया। 10 मिनट बाद डूबकर मौत, बड़े ट्रक से कुचलकर गुप्तांग अलग होना, चेंगदू के 10 हट्टे कटे लोगों द्वारा लाड प्यार प्रताड़ना, किसी मनोरोगी द्वारा बतख समझकर बीजिंग रोस्ट डक बनाया जाना। शिनिगामी के तैयार संवाद जैसे उसके गले में अटक गए। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, क्या तुम पर एक वयस्क होने का कोई मानसिक बोझ नहीं है? मैंने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या तुमने ही मुझे लोगों को मारने के लिए यह नोटबुक नहीं दी थी? शिनिगामी थोड़ा कांपा, जैसे वह पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला हो जो पटकथा के हिसाब से नहीं चल रहा था। क्या तुमने कभी इस नोटबुक को देश को सौंपने के बारे में नहीं सोचा? पिछला मालिक यही करने वाला था। मैंने आंखें घुमाई और पलट कर पूछा, क्या देश मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करेगा? मैं चाहता हूँ कि वे सब इसकी कीमत चुकाएं। मैं चाहता हूँ कि वे सब मर जाएं। शिनिगामी पूरी तरह खामोश हो गया और वहीं बैठकर अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगा। नोटबुक का पिछला मालिक एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसने मिलते ही इसे सरकार को सौंपने की तैयारी की थी। शिनिगामी को वह बहुत उबाऊ लगा, इसीलिए उसने उसे मार दिया। लेकिन अब उसके सामने एक कातिल देवता खड़ा था। शिनिगामी ने अवाक होकर नोटबुक की ओर इशारा किया और जिज्ञासा से पूछा, अगर तुम इतने लोगों को मारोगे तो तुम्हारे माता पिता को जानकर बहुत दुख होगा। मेरे माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं। जब मैं 4 साल का था, वे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मारे गए थे। बदले में 8 लाख मिले थे। शिनिगामी थोड़ा ठिठका और फिर पूछा, तो तुम्हारे कोई और रिश्तेदार तो होंगे ही? मैं ठंडी हंसी हंसा, हाँ है ना। मेरे माता पिता की विरासत और मुआवजे के पैसे उन्हीं लोगों ने हड़प लिए। कहा था कि मेरे वयस्क होने तक वे इसे संभाल कर रखेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली, यहाँ तक कि मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया और जमीन बांट ली। अगर वे न होते तो कम से कम मैं अनाथालय चला जाता, शायद वहाँ की जिंदगी इससे तो बेहतर होती। शिनिगामी ने हार मानकर दूसरा नजरिया अपनाया, लेकिन तुम स्कूल तो गए होगे, अब तो 9 साल की अनिवार्य शिक्षा है ना? क्या टीचर ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते? मैंने शिनिगामी को घूर कर देखा। तुम वही बात कर रहे हो जो चुभती है। स्कूल गया था, लेकिन वहाँ मुझे सताया जाता था। वे कहते थे कि मैं बिना माँ बाप का आवारा बचा हूँ। मैं मदद के लिए झांग फूंकी। टीचर के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि सह लो, गलती मेरी ही होगी, वरना वे सिर्फ मुझे ही क्यों सताते। उसके बाद वे और भी बदतर हो गए। मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिरकार मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। शिनिगामी मेरी कलम को बेबसी से देखता रहा। आज का समाज काफी विकसित है, जीने के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, क्या तुम मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते? शिनिगामी की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसा। मैं एक बाल श्रमिक चाइल्ड लेबर हूँ, कोई डिग्री नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। एक बार एक मालिक ने मुझे काम पर रखा था, लेकिन किसी भले मानुस ने शिकायत कर दी और उसे मुझे निकालना पड़ा। बाद में मैं एक अवैध कारखाने में दिन रात काम करने लगा तो एजेंट ने मेरी पूरी तनख्वाह हड़प ली। मैंने अपनी अभी अभी खरीदी छोटी चाकू निकाली और शिनिगामी के सामने कर दी। देखो, ये अभी खरीदी है, कल उस कुत्ते एजेंट को घोंपने के लिए। शिनिगामी ने हार नहीं मानी और किराए के कमरे पर नजर डाली। कम से कम तुम्हारे पास रहने की जगह तो है। मैंने इस्तेमाल की हुई कलम उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी, गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये ताला तोड़कर गुस्सा हूँ मैं। पिछला किराएदार पिछले हफ्ते 996 सुबह 9 से रात 9 हफ्ते में 6 दिन काम करके मर गया। क्या तुम शिनिगामी उसे लेने नहीं आए थे? शिनिगामी अब चुप हो गया। पेन की स्याही खत्म होने की वजह से अब मैं और शिनिगामी बस एक दूसरे को ताक रहे थे। आधे मिनट के गतिरोध के बाद शिनिगामी खुद को रोक नहीं पाया। वह उड़कर पास आया और नोटबुक की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें इतने सारे नाम याद कैसे हैं? मैं मुस्कुराया और अपने बैग से एक मोटी डायरी निकाली। डायरी के कोने मुड़ चुके थे और उसे देखकर लग रहा था कि वह सालों से इस्तेमाल हो रही है। मैंने बेतरतीब ढंग से एक पन्ना पलटा जो मेरी शिकायतों से भरा हुआ था। किसने कब क्या किया, मुझे सब याद था। मैंने दांत पीसते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं प्राइमरी स्कूल से ही लिख रहा हूँ। तब मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मुझ में काबिलियत होगी तो मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा जिन्होंने मुझे सताया। शिनिगामी पास आकर मेरी डायरी पढ़ने लगा। 24 अक्टूबर, ली यान रान ने मेरी किताबें कचरे में फेंक दी और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। ली यान रान, तुम्हें याद रखूंगा। जब मुझ में ताकत आएगी मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा चेहरा सुअर जैसा सूज जाएगा। बगल में ली यान रान के नाम से एक टेढ़ा मेढ़ा पुतला बना था जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा था। 25 अक्टूबर, टीचर झांग फुगुई ने मुझे ली यान रान के साथ समझौता करने को कहा। मैंने मना किया तो उसने मुझे अपने माता पिता को बुलाने को कहा। वह झांग फुगुई, तुम्हें याद रखूंगा। जब मैं पावरफुल बनूंगा तो तुम्हें पूरे दिन घुटनों के बल बिठाऊंगा ताकि तुम सब टीचर्स के सामने शर्मिंदा हो सको। 26 अक्टूबर, ताया जी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, मुझे मनहूस कहा और खाना नहीं दिया। पड़ोसी, मैंने तुम्हें 3 साल से याद रखा है। जब मैं बड़ा हूंगा तुम्हें भूखा रखूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मैं मनहूस नहीं हूँ। तुम्हें पूरा दिन सफाई करवाऊंगा, तब जाकर एक निवाला दूंगा। आखिर में शब्द इतने ज्यादा थे कि ग्रिड से बाहर निकल गए थे। नफरत इतनी गहरी थी कि लगभग हर पन्ने पर सूखे हुए आंसुओं के निशान और कलम से किए हुए छेद थे। शिनिगामी ने उस डायरी की कड़वाहट देखी और फिर उस नोटबुक को देखा जो उसने मुझे दी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद उसने कोई गलत वर्जन उठा लिया है। शिनिगामी थोड़ी देर उदास रहा, फिर उसने सिर झुकाकर पूछा, 10 साल हो गए, तुम्हें अब भी याद है कि वे कैसे दिखते हैं? मैं ठंडी हंसी हंसा और अपना फोन निकाला। मुझे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पता है। उनमें से कुछ अब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी चले गए हैं, कुछ अपने माँ बाप की मदद से विदेश चले गए हैं। फोन पर उनकी चमक धमक वाली तस्वीरें देखकर मेरी मुट्ठी भींच गई। ये लोग दूसरों को सताने वाले बुलीज हैं, लेकिन इंटरनेट पर लोग इन्हें पसंद करते हैं। कमेंट्स में लोग कहते हैं, दीदी कितनी दयालु हैं, कितनी सौम्य है। अगर मैं पोस्ट करके साबित भी करूं कि उन्होंने मुझे सताया है तो उनके फैंस उनके बचाव में उतर आएंगे। अगर मैं पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे एक खोखली माफी मिलेगी। मेरे पास मुकदमा करने का समय भी नहीं है क्योंकि मुझे खाने के लिए पैसे कमाने होते हैं।
शिनिगामी ने मुझे काफी देर खामोश देकर अपना हाथ मेरी आंखों के सामने लहराया। भले ही तुम्हारे पास उनके सोशल मीडिया अकाउंट हो, कुछ लोग तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। मैंने सिर उठाया और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने कभी काई है डॉक्सिंग डेटा लीकिंग के बारे में सुना है? शिनिगामी कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद उसके मुंह से निकला, काई है क्या होता है? मैंने मुस्कुराना बंद किया और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम कौन सी सदी के शिनिगामी हो, इतने पुराने ख्यालात के? बस इतना समझ लो कि मैं इंटरनेट से उनकी सारी जानकारी निकाल सकता हूँ। शिनिगामी ने धीरे से कहा, यह तो गैर कानूनी है ना? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम्हारी दुनिया में पुलिस तो होगी ही। मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। मुझे पुलिस की रफ्तार पर पूरा भरोसा है, वरना मैंने सिर्फ एक चाकू ही क्यों तैयार रखा होता। मुझे यकीन है कि जैसे ही मैं उस एजेंट को मारूंगा वे तुरंत मुझे पकड़ लेंगे और मुझे दूसरे इंसान को मारने का मौका नहीं देंगे। लेकिन जब मेरी हालत ऐसी है तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब फर्क पड़ता है? वैसे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मुझे फिर से जीने की इच्छा हो रही है। इंसान जब कुछ बुरा करने की ठान लेता है तो उसमें बहुत ऊर्जा आ जाती है। थोड़ी देर आंखें मुंह कर आराम करने और फोन चार्ज करने के बाद मैं मेहनत से उठा और दिहाड़ी मजदूरी के लिए तैयार हुआ। मेरे पास बस 2 सिक्के बचे थे। एक से मैंने नया पेन खरीदा और दूसरे से बस पकड़कर लेबर मार्केट पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं एक एजेंट के साथ कुरियर छंटाई सॉर्टिंग की जगह गया। मेरे बगल में एक कम उम्र की लड़की खड़ी थी। उसने मुझसे दोस्ती भरे अंदाज में बात की। मेरे अलावा 10-12 और लोग पार्ट टाइम काम के लिए आए थे। एजेंट ने हमें अपनी अपनी जगह पर तैनात कर दिया और हम पर नजर रखने लगा। नमस्ते, क्या तुम भी पार्ट टाइम काम के लिए आए हो? मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। बात करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। लड़की ने मेरा सिर हिलाना देखा तो एक शर्मीली मुस्कान दी। वह और कुछ कहना ही चाहती थी कि एजेंट अचानक हम पर चिल्लाया, सब सुस्त क्यों पड़े हो? कुरियर का पहाड़ खड़ा है, दिख नहीं रहा? 20 रुपए घंटा मिल रहे हैं, क्या मुफ्त में चाहिए? लड़की डर गई और तुरंत काम में लग गई। हालांकि उसका हाथ रुका नहीं था। मैंने एजेंट को एक नजर देखा और सोचा, कल अपनी तनख्वाह मिलते ही इसे खत्म कर दूंगा। हमेशा की तरह रात के 2 बजते ही एजेंट ने गालियां देना शुरू कर दिया। वह हम पार्ट टाइम वालों पर चिल्लाने लगा, साले अंधे हो क्या? तुम जैसे निकम्मे इतना सा काम समझ नहीं आता? सुअर से भी बदतर हो। ऐसे पैसे कमाओगे? जिसे काम करना है करे, नहीं तो दफा हो जाओ। किसी ने तुम्हें यहाँ रोका नहीं है। एजेंट की बातों पर मैंने सिर तक नहीं उठाया। अनसुना करने में मैं माहिर था। शिनिगामी मेरे बगल में हवा में तैर रहा था और सिर झुकाकर उस एजेंट को देख रहा था। यह एजेंट हमारे नर्क के शैतानों जैसा है और तुम सब उन गुनहगारों की तरह हो जिन्हें शैतान कोड़ों से हाँक रहा है। थकान की वजह से मेरा शिनिगामी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन बगल वाली लड़की अब और सहन नहीं कर पाई। वह एजेंट से बहस करने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर तुम लोग गुस्से में काम छोड़कर भाग जाओगे तो वह एक इंसान की मजदूरी बचा लेगी। पैसे तभी मिलते हैं जब तुम सुबह तक काम करो। लड़की ने उसे घिनौना कहा और काम करना जारी रखा। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए एक घूंट लिया, एजेंट ने उसकी फोटो खींच ली और कहा कि वह काम चोरी कर रही है और उसके पैसे कटेंगे। अब वह पूरी तरह टूट गई और एजेंट से भिड़ गई। उसकी आवाज रुआंसी थी, किसे चाहिए तुम्हारे ये 200 रुपए? मैं काम नहीं कर रही। मैंने उसे बड़बड़ाते सुना, मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। इससे अच्छा तो मम्मी पापा से ही पैसे मांग लेती। एजेंट ने उसे जाते देख खुशी से कहा, बाकी जो बचे हैं, हिम्मत है तो तुम भी चले जाओ। निकम्मे कहीं के, कुत्तों की रफ्तार भी तुम लोगों से बेहतर होगी। उसकी बात सुनकर कुछ और नौजवान भी गुस्से में काम छोड़कर चले गए। शिनिगामी ने उन्हें जाते देखा और फिर मेरे पास आकर पूछा, तुम नहीं जा रहे? मैंने संक्षेप में कहा, मेरे माता पिता नहीं है। शिनिगामी ने एक आवाज की और आखिरकार चुप हो गया। बड़ी मुश्किल से काम खत्म हुआ। एजेंट ने न जाने कब मेरी एक फोटो खींची थी जब मैं स्टूल पर बैठा था और पैसे काटने की बात कही। आखिरकार मुझे सिर्फ 140 रुपए मिले। मैंने एजेंट को देखा, एक गहरी सांस ली और शांति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एजेंट को लगा कि मैं विरोध कर रहा हूँ। उसने शांत से कहा, मेरा नाम झो गुई है। हिम्मत है तो जाकर शिकायत कर दे।